तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की बहुत ही धमाकेदार मूवी लकी भास्कर। इसकी IMDb रेटिंग 8 है और ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी फिल्म की कहानी शुरू होती है 1992 बॉम्बे से, जहां हम भास्कर को देखते हैं जो जॉगिंग करते करते हमें अपने बारे में बता रहा था। साथ में वो शेयर मार्केट के बारे में भी बता रहा था। वो बताता है कि पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमीर बनने का रास्ता सिर्फ एक है, वो है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट को सारे लोग सैल्यूट करते हैं और इसलिए बॉम्बे को भी कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। और जब ये सारी बातें भास्कर हमें बता रहा था, तभी अचानक से सीबीआई की टीम वहां पहुंच जाती है और सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर लक्ष्मण राव उसे अरेस्ट कर उसी के बैंक में ले जाते हैं जहां भास्कर पहले काम किया करता था। यहाँ लक्ष्मण राव भास्कर को बताते हैं तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस चुके हो। तब जाकर भास्कर हमें अपनी कहानी शुरुआत से बताने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और कहानी पहुंच जाती है 1989 में। फिर हमें मालूम चलता है कि भास्कर उस वक्त मगधा बैंक में कैशियर के रूप में काम कर रहा था। उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए थी, लेकिन भास्कर अपने काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता था। यहाँ तक कि उसे 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा था। उसका काम शुरू होता है बैंक के वोल्ट में कैश निकालने से लेकर लास्ट में बचे हुए कैश को अंदर रखने तक, क्योंकि उनके कलीग वोल्ट मैनेजर नारायण मूर्ति ना ही टाइम पर आते हैं और वक्त से पहले ही चले जाते हैं। इसके साथ साथ भास्कर बैंक के बगल के एक कैफे में अपने दोस्त सांबा के साथ कुछ लोगों की बैंकिंग डॉक्यूमेंट फिल करने में भी हेल्प करता है। इससे भी उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। भास्कर बैंक में जरूर था, लेकिन उसने हर किसी से उधार ले रखा था। अपने बैंक में ही उसने 36,000 का लोन ले रखा था। साथ ही साथ उसने अपने मोहल्ले में भी कई लोगों से उधार ले रखा था। उन्हीं में से थे एक पटेल भाई जो हमेशा उसे धमकी देते रहते थे। आगे हमें भास्कर की फैमिली को दिखाया जाता है। भास्कर के पिता जो एक जमाने में काफी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन वो अभी घर पर ही हैं। दरअसल 10 साल पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें उन्हें धोखा मिला। उसके बाद ही वो पैरालाइज्ड हो गए और उनकी आवाज भी चली गई। साथ में हमें भास्कर की पत्नी को दिखाया जाता है। इन दोनों की लव मैरिज थी और ये दोनों कॉलेज के दिनों से ही प्यार में थे। इनका एक 6 साल का बेटा भी है जिसका नाम है कार्तिक। भास्कर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। भास्कर का एक भाई है जो इंजीनियरिंग कर रहा है और एक बहन है जो कुंवारी है और एक भास्कर ही है जो अर्निंग करता है। अब बात करते हैं सुमति की फैमिली के बारे में। सुमति की फैमिली भास्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि सुमति का भाई अमीर है और उनकी फैमिली अभी भी चाहती है कि सुमति भास्कर को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। यहाँ तक कि वो भास्कर की भी केयर नहीं किया करते थे, जो देखकर सुमति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भास्कर इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है और वो सुमति को भी समझाता है। तो वहीं पटेल भाई भास्कर के घर वसूली के लिए हमेशा आते रहते हैं, लेकिन भास्कर उनसे बचता फिरता है। इधर सुमति अपना अचार का बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन भास्कर के ऊपर से पहले से ही काफ़ी लोन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैंक में और हमें सांबा को दिखाया जाता है। दरअसल सांबा और भास्कर स्कूल के फ्रेंड्स हैं। भास्कर पढ़ाई करके बैंक में जॉब करने लगा और सांबा फेल होकर पियून। अब जब भास्कर अपनी ड्यूटी खत्म कर कैफे में आता है तो एंटोनी नाम का एक बंदा बार बार भास्कर के पास आता है। भास्कर उसे बताता है कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता। दरअसल एंटोनी को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। एंटोनी बताता है कि मलेशिया से उसने 30 टीवी मंगवाए हैं जो 2.5 लाख रुपए के हैं। 50,000 तो उसने एडवांस दे दिया, लेकिन बाकी के पैसे उसे डिलीवरी के बाद देने हैं। जो पैसे देने वाले थे वो उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया है। अगर उसे कोई पैसे देता है तो वो 10% देने को भी तैयार है। ऐसा कहकर वो अपना नंबर भास्कर को देकर चला जाता है और फिर अगले दिन पटेल भाई भास्कर के घर पहुंच जाते हैं वसूली के लिए, लेकिन भास्कर के पास तो पैसे ही नहीं हैं। इसलिए भरे बाजार वो भास्कर की बहुत बेइज्जती करते हैं और उसका स्कूटर भी लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भास्कर को बहुत मुश्किल से ऑफिस पहुंचता है।
जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होने वाला था वो पोस्ट किसी और को मिल गई है। भास्कर को यह देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 3 साल से इस पोस्ट के प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था। वो इसके बारे में भी बात करने के लिए सीधे रीजनल मैनेजर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बताते हैं कि तुमसे ज़्यादा वो बंदा कैपेबल है और वो तुमसे अच्छा काम करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि RM ने उसका प्रमोशन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि दोनों बंगाली हैं, तो भास्कर भड़क जाता है। बट रीजनल मैनेजर कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम ऑफिस के बाद कैफे में क्या काम करते हो ये मुझे अच्छे से मालूम है। अगर ये बात मैंने GM सर को बता दी तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। ये बात सुनकर भास्कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन 3 साल की मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। यह बात सोच कर वो काफी परेशान हो जाता है। इतना होने के बावजूद भी वो सबसे प्यार से बात करता है। ऑफिस खत्म होने के बाद वो कैफे में जाता है जहां एंटोनी उससे मिलने आता है। एंटोनी को देख सांबा उसे बाद में आने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर उसे रोकता है और पूछता है कि अगर तुम्हें आज 2 लाख रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मुझे वो पैसे कितने दिन में लौटाओगे? एंटनी बताता है कि आज फ्राइडे है, मैं तुम्हें वो पैसे संडे तक लौटा दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें इसके बदले में 20% भी दूंगा। इतना सुनते ही भास्कर उसे कहता है कि जाओ अपना माल बचा लो। और इतना कहकर भास्कर एंटोनी के हाथ में 2 लाख रुपए रख देता है। दरअसल अगर आज एंटोनी को 2 लाख रुपए नहीं मिलते तो उसके सारे सामान की नीलामी हो जाती। तो एंटोनी के साथ सांबा जाता है और भास्कर अपने घर चला जाता है। रात होते ही भास्कर के घर पे एंटोनी और सांबा आ जाते हैं। एंटोनी ने तो संडे तक का टाइम मांगा था, लेकिन वो फ्राइडे की रात को ही पैसे लेकर आ जाता है और वो उन्हें उनका हिस्सा भी दे देते हैं और अब बाकी के पैसे वो लेकर चला जाता है। अब ये तीनों साथ में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वास्तव में ये पैसे भास्कर ने बैंक के वोल्ट से निकाले थे, इसलिए मंडे सबसे पहले ऑफिस जाकर वो ये पैसे वोल्ट में रखता है और अब ये तीनों एक साथ काम शुरू कर देते हैं। भास्कर बैंक के वोल्ट से पैसे निकाल कर लाता और एंटोनी अपने बिजनेस से लगाकर तीनों को प्रॉफिट शेयर करता। दरअसल एंटोनी मलेशिया से टीवी नहीं बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स मंगवाता था। यह स्पेयर पार्ट्स 40,000 के थे, लेकिन उसे 10,000 ही पड़ते थे क्योंकि गवर्नमेंट इन सब पर टैक्स नहीं लगाती थी और इसकी वजह से ये तीनों अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अब भास्कर के पास काफ़ी अच्छे पैसे आने लगते हैं, जिसकी वजह से सुमति को उसके ऊपर शक होने लगता है कि वो इतने सारे पैसे कैसे कमा ले रहा है। तो भास्कर उसे बताता है कि वो एंटोनी के साथ मिलकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसे अच्छी प्रॉफिट हो रही है। दरअसल भास्कर ने सुमति से झूठ नहीं कहा था, लेकिन सच को थोड़ा घुमा फिरा कर कहा था। अब आगे भास्कर के बेटे कार्तिक के बर्थडे में एंटोनी भी आया हुआ होता है। एंटोनी भास्कर को बताता है कि उसका बेटा अमेरिका शिफ्ट हो गया है और वो उसे भी वहाँ पे बुला रहा है, लेकिन जाने से पहले एंटोनी एक बड़ा हाथ मारना चाहता है ताकि वो वहाँ अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सके। वो बताता है कि दुबई की एक शिप से 3 इम्पोर्टेंट कार आ रही है, जिसकी प्राइस वैल्यू करीब 10 लाख रुपए है और इसका प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब कि यह एक बहुत बड़ी जैकपॉट होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 10 लाख रुपए वोल्ट से निकालना खतरे से खाली नहीं है। अब नारायण सर के सामने 10 लाख रुपए निकालना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो उन्हें बिजी रखने की कोशिश करता है। लेकिन नारायण सर तो बिजी हो ही नहीं रहे थे, वो वोल्ट के आसपास ही रहते हैं, जिससे भास्कर पैसे नहीं निकाल पाता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तब जाकर भास्कर एक प्लान बनाता है। जब वो लोग पैसे रखने जा ही रहे थे तो वो सांबा को कहता है कि तुम नारायण सर को कॉल करो और उन्हें बिजी रखो। जैसे ही वो बात में उलझते हैं तो यहाँ पैसे रखने के बहाने भास्कर 10 लाख रुपए अपने सूटकेस में रख लेता है। भास्कर बैंक से तो पैसे निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और जिस बंदे से इन लोगों ने कार की डील की थी उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इनके पास अभी कोई डीलर नहीं है। लेकिन
इनके पास अभी भी 2 दिन बाकी हैं। तो भास्कर एंटोनी को कहता है कि अगर ये डीलर अवेलेबल नहीं है तो हम कोई दूसरा डीलर ढूंढते हैं, और एंटोनी भी दूसरा डीलर ढूंढने में जोर लगा देता है। अब बहुत सारे कॉल्स करने के बाद एंटोनी को एक डीलर मिलता है जो गोवा में है, लेकिन कार्स को मुंबई से गोवा लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने सबसे पहले कार के ऊपर गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगा देता है ताकि इन तीनों कार को कोई पुलिस वाला रोक ना पाए। लेकिन रास्ते में इन कारों को पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन भास्कर ने यहाँ भी एक प्लान बना रखा था। उन्होंने कुछ भिखारियों को नेता के कपड़े पहनाकर गाड़ी में बिठा रखा था और वो पुलिस वालों को बताता है कि ये मुंबई के होने वाले सीएम हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते हैं। तब वो वहाँ पर एक बार डांसर की एंट्री करवाता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि ये संजय दत्त की होने वाली हीरोइन है। और अब आप समझ ही सकते हैं कि पुलिस इतनी बड़ी हस्ती अगर एक नेता के साथ में है तो वो नेता कितना ही पावरफुल होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये आपको सस्पेंड भी करा सकते हैं। तब जाकर पुलिस वाले उसे वहां से जाने देते हैं और भास्कर गोवा में जाकर तीनों कारों को अच्छे दामों पर बेच देता है। साथ ही साथ वो प्रॉफिट के सारे हिस्से सब में बांटकर उन भिखारी और बार डांसर को भी अपना अपना हिस्सा दे देता है। अब एंटोनी ने इतना बड़ा काम कर ही लिया था, इसलिए वो अब अपने बेटे के पास जाना चाहता था और वो जाते जाते भास्कर को बोल के जाता है कि फ्यूचर में कभी भी उसकी अगर ज़रूरत पड़े वो बिल्कुल उसे याद करे। अगले दिन भास्कर जब ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। यह देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे पता चलता है कि रीजनल मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर को बैंक में फ्रॉड करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो ये नहीं है, उसकी प्रॉब्लम तो ये है कि जो 10 लाख रुपए उसने निकाले हैं वो वापस वॉल्ट में कैसे रखे। नारायण सर के साथ वोल्ट में जाकर 40 लाख रुपए निकाल के ले आता है और वो नारायण को बता देता है कि मैंने 50 लाख रुपए निकाले हैं। जैसे ही पैसे लेकर वो अपने डेस्क पर पहुंचता है तभी वहाँ पे जीएम सर आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे सूटकेस में क्या है। तो भास्कर उन्हें बताता है कि वो गाँव गया हुआ था लेकिन उसे वक्त नहीं मिला घर जाने का, इसलिए वो सीधे ऑफिस चला आया। तो जीएम उसे कहते हैं कि तुम मुझे सूटकेस खोल कर दिखाओ। साथ ही साथ वो नारायण को कहते हैं कि तुम पैसों की गिनती करो। और यहाँ जब नारायण पैसों की गिनती करता है तो वो पूरे 50 लाख रुपए होते हैं और सूटकेस से भी कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली में भास्कर ने पहले ही सारा सेटअप कर रखा था। जब वो अपने कैबिन में सूटकेस लेकर आता है उसने पहले ही सारे कैश निकाल कर एक ट्रे में साइड रख दिया था और जब नारायण कैश की गिनती कर रहा था उसने बाजू में रख के कैश की भी काउंट कर ली थी और ये सारे मिलाकर 50 लाख रुपए होते हैं, जिसके वजह से भास्कर बाल बाल बच जाता है। अब एंटोनी तो अमेरिका चला गया है, इसलिए सांबा भास्कर को दूसरे डीलर के साथ डील करने के लिए कहता है। लेकिन भास्कर यहाँ अब कोई आगे रिस्क नहीं लेना चाहता है। उसके पास अब 6 लाख रुपए हो गए हैं और वो इसी से अपनी लाइफ गुजार लेगा। लेकिन अगले ही दिन भास्कर के भाई को लंदन के एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और उस कॉलेज में एडमिशन के बाद उसकी सैलरी करीब 60,000 के करीब होगी, जिसके वजह से भास्कर अपना सारा पैसा अपने भाई के करियर में लगा देता है। अगले दिन भास्कर को चेयरमैन सर अपने पास बुलाते हैं। वो बताते हैं कि पिछले स्कैम के वजह से उनकी बैंक की काफी बदनामी हुई है और इस वजह से कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया जा रहा है और हम प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए क्योंकि वाकई में तुमने 3 साल से काफी मेहनत की है, इसलिए तुम्हें नया एजीएम बनाया जाता है यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और अब हमारी सैलरी होगी 19,500 और इसके साथ साथ उसकी फेवरेट मारुति कार भी उसे दे दी जाती है। यह बात वो सबसे पहले अपनी वाइफ को बताता है, जिसे सुनकर सुमति बहुत ही खुश हो जाती है। अब आते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भास्कर को बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 19,500 है, तो तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्योंकि एक आम बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो भास्कर उन्हें आगे की कहानी बताता है। प्रमोशन होने के बाद
वो अब हर्षा मेहरा के बीआर को मैनेज कर रहा था। बीआर मतलब बैंक रिसीव। एक्चुअली बैंक रिसीव में बैंक को लोन देती है, यानी कि बैंक जैसे नॉर्मल पीपल को लोन देती है वैसे बैंक को भी लोन दे सकती है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बैंक डायरेक्ट बैंक को लोन नहीं दे सकती। यह ब्रोकर के अकाउंट से ही हो सकता है और मगधा बैंक के लिए ब्रोकर है हर्षा मेहरा। यानी कि कटरा बैंक को लोन देने के लिए मगधा बैंक हर्षा मेहरा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी और फिर हर्षा मेहरा ये पैसे कटरा बैंक को देगा। इसके लिए हर्षा मेहरा को 0.001% कमीशन भी मिलेगा। मगधा बैंक में सूरज नाम का एक आदमी आता है जो हर्षा मेहरा का असिस्टेंट था। वो एक्चुअली बीआर पे साइन करवाने के लिए आता है और कहता है कि कभी कभी पेमेंट में डिले भी हो सकती है। तो भास्कर उसे कहता है कि कभी कभी चलेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सूरज उसे कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन भास्कर साफ मना कर देता है। इसके साथ ही भास्कर के हाथ में हर्षा मेहता का बैंक स्टेटमेंट लग जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि हर्षा मेहरा का अकाउंट का ट्रांजैक्शन करोड़ों में है। भास्कर को समझ में नहीं आ रहा था कि हर्षा मेहता इतने सारे लोन लेकर इन पैसों का करता क्या है। तब जाकर उसे पता चलता है दलाल स्ट्रीट के बारे में। एक्चुअली में हर्षा मेहता इन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाता है। हर्षा मेहता के पास एक बहुत बड़ी टीम है। जब कोई शेयर का प्राइस बहुत कम होता है तो अपने टीम को बोलकर सारे शेयर खरीद लेता है और जैसे ही उस शेयर की प्राइस काफी ऊंचे तक पहुंच जाती है तो वो सारे शेयर को बेच देता है। इस तरह वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और यही सब कर वो अपना लोन मैनेज कर रहा था। ये सारा फंडा भास्कर बहुत अच्छे से समझ जाता है। इसलिए फिर से एक दिन जब सूरज और भास्कर की डील होती है तो सूरज उसे कहता है कि हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन भास्कर कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि तुम जितना पैसा लोगे उसमें से मुझे 1% देना पड़ेगा और दूसरी ये कि जो भी शेयर तुम खरीदोगे या बेचोगे उससे पहले मुझे उसके बारे में बताना होगा। सूरज भी ये दोनों बातें मान जाता है और अब जब सूरज को कोई भी शेयर खरीदना होता है वो तुरंत भास्कर को फोन करके बताता है और जब भी कुछ बेचना होता है तो भी बताता है। इसकी वजह से भास्कर के पास कम दिनों में ही काफी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये था कि ये सारे पैसे ब्लैक में थे और इन पैसों को वाइट करना था। तभी जाकर उसे एंटोनी का एक आदमी अनवर मिलता है। अनवर बताता है कि इतने सारे पैसों को वाइट करने का सबसे अच्छा उपाय है लॉटरी। अगर ये पैसे हम लॉटरी वालों को दे दें और वो तुम्हारी लॉटरी फंसा दें तो ये सारे पैसे वाइट हो सकते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अगले दिन लॉटरी में भास्कर का नाम आ जाता है और सारे पैसे वाइट हो जाते हैं। यह सुनकर सारी फैमिली वाले खुश हो जाते हैं। अब तो भास्कर को अपने पैसों के बारे में सबसे झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और अब भास्कर के पास काफी अच्छे पैसे आ गए थे। इसके बाद भास्कर अपनी बहन की शादी काफी धूमधाम से करता है। आगे भास्कर और सूरज मिलकर काम कर रहे थे, जिसके बाद तो भास्कर के पास पैसों का अंबार ही खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर से वही ब्लैक मनी की प्रॉब्लम। तो अनवर उसे बताता है कि क्यों ना हम सुमति के नाम पे अचार का एक बिजनेस खड़ा करें जिसमें हम हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। मतलब जितनी भी बाहर की सेल कंपनियां हैं, अगर हम उनके आदमी को पैसे देते हैं तो वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे। भास्कर के पास पैसे तो बहुत सारे आ गए थे, लेकिन भास्कर का बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। यहाँ तक कि वो पटेल भाई के साथ भी बदतमीजी से बात करता है और सुमति ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। वो सोच रही थी कि हमारे पास पैसे तो आ गए हैं, लेकिन उसने पुराना वाला भास्कर खो दिया है। यहाँ तक कि भास्कर के अंदर इतना एटीट्यूड आ गया है कि वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, जिसके वजह से सुमति और उन दोनों में बार बार झगड़ा होता रहता था। कुछ ही दिनों बाद कटारी बैंक के मैनेजर भास्कर से मिलने आते हैं। एक्चुअली में उन्हें एक लॉकर खुलवाना था, तो भास्कर उन्हें कहता है कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी। इसी बीच कटारी बैंक के मैनेजर की नज़र बैंक बीआर पे पड़ती है और उन्हें देखकर कटारी बैंक के मैनेजर हैरान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हर्षा मेहता हमें धोखा दे रहा है। उन्होंने आज तक 1 से 2 करोड़ के बीआर पे ही साइन किया है और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी पूरी कहानी अपलोड नहीं हो पाई। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें हम कहानी का लास्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाय।